हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो जैव प्रक्रम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पहले जो पढ़ा रखा है कि स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण वगैरह उन्हें हमने पढ़ लिया था। पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में देखा था। फिर उसमें भी हमने जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है वो हमने देख लिया था। जो माउथ कैविटी होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के बारे में ये सब हमने देख लिया था। तो ये जो वीडियो है, आज का वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये फिगर बना हुआ है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं कि जो भोजन होता है, भोजन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। कुछ डाइजेस्ट होता है वो स्टमक में। अब स्टमक में तो उसका डाइजेशन हो जाता है, वो भी पूर्ण रूप से उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो अब वो पूर्ण रूप से डाइजेशन कहाँ होता है वो चीज़ हम देखेंगे। वहाँ जो छोटी आंत होती है, जैसे स्टमक हो गया, यानी कि जो आमाशय है, आमाशय के बाद जो है छोटी आंत होती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है। तो जो भोजन है वो पहले आता है कि आमाशय में, स्टमक में आता है। वहाँ 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है ना। वो काइम बनता है। कल बताया था कि काइम किसे कहते हैं। तो काइम बनता है, फिर उसके बाद वो धकेल दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज हम यही देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से इसमें भोजन का डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो मनुष्य में नॉर्मल वो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो कुंडलित रूप से दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो इसका छोटा सा पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा इसका एक छोटा सा पार्ट हमने काट करके देखा कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसका, जो अंदर की संरचना है इसकी, वो कैसी है। तो जो अंदर की संरचना है कुछ इस प्रकार से वो दिखती है, यानी कि उसके जो सरफेस होता है, उसका जो सतह होता है अंदर का, उस वजह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यहाँ देखेंगे कि अंगुली जैसी संरचना दिखाई देती है। अब इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि जो पच गया है, पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। तो अवशोषण किसके द्वारा, ये जो विलाई है, यानी कि जो रसांकुर है, इनके द्वारा होता है। ये जो यूँ कह लीजिए कि जो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की जो सतही क्षेत्र होती है उसको यह बढ़ा देती है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि एक रसांकुर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। तो हमने कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट हमने क्या किया, कट किया। उसमें जो अंदर का स्ट्रक्चर, जो इनर स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से अंगुली जैसी संरचना उसमें दिखाई दे रही है, जिसे हम विली कहते हैं या हिंदी में इसको रसांकुर कहते हैं। अब एक विलाई का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि वो विलाई जो होता है, यानी कि चाहे विलाई या विली जो रसांकुर होता है, वो किस प्रकार हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो इसका काम है, मेन फंक्शन जो है उसका एब्जॉर्प्शन करना, यानी कि अवशोषण करना। तो जो अवशोषित का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देना। अब यहाँ पर जो ये रसांकुर दिख रहे हैं, इस पे भी छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, इस पे भी छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, जिसे माइक्रोविली या माइक्रोविलाई कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा माइक्रोविलाई, जो ये नीले कलर से दिख रहा है, ये क्या है, ये है माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई के अंदर जो है, आप कहेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन तो हो गया, यानी कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन अब हमें मान लो यहाँ ज़रूरत है पैर में एनर्जी की, ग्लूकोज की ज़रूरत है।
तो वो पहुंचेगा कैसे? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो किया, अब एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसमें अंदर की तरफ वो लिपटी हुई होती है उसमें, और वही जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसमें रक्त बहता है, और वो जो रक्त जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करके जहाँ पे बॉडी की ज़रूरत होती है उस चीज़ की वो पहुँचा देता है। तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के विभिन्न पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाए जाते हैं। अब ये अंदर की तरफ देखेंगे, ये जो हरा कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं लैक्टियल। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड लिपिड्स, जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनका जो डाइजेशन होता एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करता है? वो लैक्टियल करता है। अब जो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स, जो फूड मॉलिक्यूल्स, अब कहेंगे कि ये फूड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर जैसे जब हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है या इसको मंड बोलते हैं, स्टार्च का डाइजेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है ग्लूकोज में। जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में। लिपिड्स का डाइजेशन होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जो स्टार्च है डाइजेशन होता है उसका और वो बदल गया किसमें? ग्लूकोज में, अमीनो एसिड और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल। अब इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, अब वो अवशोषण होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो रक्त प्रवाह है, रक्त की जो धारा है उसमें क्या हुआ? एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया जाता है, ताकि ये क्या करे? बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड ग्लिसरॉल को पहुंचाया जा सके। ओके, तो यहाँ देखो ब्लड सप्लाई या ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो ब्लड का सप्लाई भी करते हैं, और जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में घुल जाते हैं, और घुला हुआ जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है वो बॉडी के विभिन्न पार्ट में इसके माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो ये है फिगर किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें ये याद रखना है कि इसका जो फिगर है ये ऊपर से दिखाई दे रहा है हमको इस तरीके से। जब हम इसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं तो उसमें हमको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम विलाई कहते हैं। और एक विलाई का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें हमें तीन चीजें दिखाई देती हैं। जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है उसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो अंदर की तरफ रेड कलर से दिखाई दे रहा है उसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, जो एकदम से अंदर की तरफ हरे कलर का जो दिखाई देता है उसे लैक्टियल कहते हैं। अब जो माइक्रोविलाई होता है वो भी क्या करती है? जो सरफेस जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होती है वो बढ़ा देती है, और जो रेड कलर का ब्लड कैपिलरीज होता है वो एब्जॉर्ब फूड को मॉलिक्यूल्स को बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंचाने का कार्य करती है। जो लैक्टियल होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड लिपिड्स को। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। अब हम बात करते हैं, कुछ लिख रखा है इस पे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, तो कहेंगे आहार नाल। अब आहार नाल शुरू कहाँ से होता है? मुख से शुरू होता है, और ये गुदा तक जितने भी पार्ट हैं वो क्या है? आहार नाल है। जैसे मुख हो गया, उसके बाद जो वैसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट जो हैं वो हैं आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के। तो वही कह रहा है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह अधिक कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब ऐसे ये घूमे हुई होती है, आपस में ऐसे गुथी हुई होती है। भोजन का पाचन मुख्यतः क्षुद्रांत के ग्रहणी ड्यूडेनम में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन होता है। यानी भोजन का जो पाचन होता है, कल के फिगर में जो बताया गया था कि इस तरीके से जो पेट का स्ट्रक्चर, पेट को तीन, यानी कि जो स्टमक है उसमें हमने बताया था यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई देता है ये पाइलोरस का पार्ट था यहाँ तक। उसके बाद ये जो पार्ट दिखाई देता था इसके आगे का, यहाँ से ये कहलाता था ड्यूडेनम, या इसको कहते हैं ग्रहणी, और यहीं से छोटी आंत की शुरुआत होती है। यानी कि स्टार्ट जो होता है वो यही ग्रहणी से ही स्टार्ट
होता है। ओके, तो भोजन का पाचन मुख्यतः क्षुद्रांत के ग्रहणी में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, ओके, वसा का पूर्ण पाचन होता है। ग्रहणी में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस भोजन में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रहणी में पित्त रस क्या है? पित्त रस जो लीवर होता है, लीवर से पित्त रस का सिक्रेशन होता है। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, वो थैली में जो पित्त होता है इसे हम पित्त कहते हैं, और इसी में जो लिक्विड होता है उसे हम पित्त रस कहते हैं। अब ये जो है डाइजेशन में मदद करता है। जब जरूरत होती है तो यहाँ से ये छोड़ा जाता है किसमें? ड्यूडेनम, ग्रहणी में। और इधर से क्षुद्रांत की दरारों से आंतरिक रस का श्रावण होता है, यानी ग्रहणी में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस। उस दिन जो बनाया गया था, जो मानव का पाचन तंत्र जब हम पढ़ रहे थे, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पत्ते जैसी संरचना जो बनाई गई थी, उसी को हम पैंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। तो इससे जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, उसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं। उसे भोजन में मिल जाते हैं। क्षुद्रांत की दरारों से आंतरिक रस का श्रावण होता है। जो क्षुद्रांत होते हैं, क्षुद्रांत यानी कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो इसमें इसकी जो खुरदरी जो दीवार होती है, उनसे आंतरिक रस का श्रावण होता है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, यानी कि इसकी जो सतह में होते हैं वो अंगुली जैसी संरचना होती है, और ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद पित्तरस बाइल जूस या वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। अब इमल्सीकरण क्या होती है एक बार देखेंगे। दो ऐसे पदार्थ, दो ऐसे लिक्विड जिनको हम विलय करना चाहें, मिलाना चाहें, तो ये आपस में ना मिले। जैसे तेल प्लस पानी, इनको अगर जो हम मिलाएं, एक ही में इनको घोलें, तो ये घुलेगा नहीं। नॉर्मली अगर जो हम ऐसे करके, ये पानी है और इस पानी में अगर जो हम तेल को डाल दें, तो तेल देखेंगे कि ये ऊपर ऐसे तैरेगा, वो मिलता नहीं है। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थ है जो आपस में घुल नहीं सकती है, उनको क्या करना? जबरदस्ती मिलाना, उसी में घोलना, ये प्रक्रिया कहलाती है इमल्सीकरण। तो वह वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी कि वसा कैसा होता है? एक कहेंगे तेलीय पदार्थ ही होता है वो भी, और वो जो है घुलता नहीं है। तो उसे जो इमल्सीकरण उसका जो करता है, वो करता है पित्त रस। यह कायम की अम्लीयता को समाप्त करके क्षारीय बनाता है। कायम की ये अम्लीयता, कायम की अम्लीयता क्या है? जब हमने बताया था कि कायम किसे कहते हैं, जब भोजन 3 से 4 घंटे तक स्टमक में रहता है, तो उसका जो लुगदी बनाया जाता है, उसे हम कायम कहते हैं। और वो कायम कैसा होता है? जब पेट में रहता है तो वो कायम होता है अम्लीय प्रकार का होता है, यानी कि एसिडिक होता है। अब उसको बेसिक बनाता है, यह कायम की अम्लीयता को समाप्त करके क्षारीय बनाता है। आंत्र की कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। जो आंत होती है उसकी कर्माकुंचन गति को क्या करता है? ये बढ़ाता है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी कि जो पित्तरस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज ये कि किसी भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, उसमें जो स्टमक था उसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन नहीं होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ गया होगा। अगर जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।